हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा एनकेएस लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि टीजीटी कला में आप लोगों को मालूम होगा कि अब एक ही परीक्षा है, इंटरव्यू है नहीं। इस वजह से आप लोग प्रयास करिए कि 125 क्वेश्चन में 125 क्वेश्चन में आप लोग टारगेट बनाइए कि हमें 120 क्वेश्चन करना ही है। अगर वास्तव में सिलेक्शन पाना है तो आप ये टारगेट लेके चलें। लेकिन कभी कभी मेरिट बहुत लो जाती है। पहले मेरिट 110 से 112 में सिलेक्शन फाइनल हो जाता, लेकिन पिछला जो रिजल्ट है इसकी कंडीशन आप लोगों ने देखी होगी कि वास्तव में बहुत मेरिट गई है। तो आप लोग जब टारगेट 120 लेके चलेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कभी रुकेगा नहीं। और टीजीटी कला में आपको मालूम होगा कि आपको हिस्ट्री और कला दोनों पढ़ना है, यानी कि हिस्ट्री और कला आर्ट ये दोनों पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होने की संभावना आपकी इतिहास से रहती है। हिस्ट्री में लोग बहुत क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। आर्ट वाला भी हम पोर्शन बताएंगे, इतिहास का भी बताएंगे। वास्तव में कैसे प्रश्न सही किए जाएं, क्या इसकी योजना बनाई जाए, यही सब मुझे बताना है आप लोगों को। और ये आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का ये पूरा आज सिलेबस हम बताएंगे कि वास्तव में आपको कैसे चलना है। तो आज हम लोग यही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिलेबस की विषय की बात करें तो देखो सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ माने रखती है कि आपको योजना आप बनाइए कि सिलेबस में क्या है और कैसे हमें तैयारी की जाए, जिससे हम बहुत बेस्ट कर सकें। तो आज हम लोग चर्चा इसी विषय की करेंगे, ठीक है। देखो दिया है कि विषय कला, अब यहाँ पर दिया है भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र। अब जैसे ये अक्सर आपने देखा होगा कला केंद्र प्राचीन काल में। अब देखो एक चीज़ और याद रखना कि वास्तव में देखा जाए प्रागैतिहासिक यानी कि वहीं से इतिहास का श्री गणेश होता है। और प्रागैतिहासिक एक ऐसा काल था जो कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। उस समय जैसे जीवन जो व्यक्तियों का था वो खाना बदोश टाइप का होता था, लेकिन फिर भी उस समय चित्रकारी का प्रारंभ हो जाता है। जैसे दिया है कि मिर्जापुर, भीमबेटका। अब जैसे भीमबेटका का ये अक्सर पूछा जाता है कि ये तीनों काल से संबंधित है। भीमबेटका है कहाँ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए एमपी भोपाल में है। यहाँ पर प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक यानी प्रागैतिहासिक आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों काल के यहाँ पर चित्रकार मतलब चित्रकारी देखने को मिली है। कुछ इतिहास यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पर जरा ध्यान देना कि यहाँ पर जैसे कि प्रागैतिहासिक में अब क्या क्या तुम्हें हमें बताना है, ये चीज़ हमें अच्छे से आप लोगों को समझाना है भाई। जैसे कि प्रागैतिहासिक, अब प्रागैतिहासिक में हमें जैसे कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री, अब तीन ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब जैसे अगर देखा जाए तो निम्न पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के अगर चित्र पूछा जाए तो भीमबेटका से हमें मिले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि भीमबेटका से अक्सर आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से रखे जाते हैं। अब इसके बाद रायगढ़, ये सरायगढ़ लिखा रायगढ़ है। बांदा है, बांदा से भी यहाँ से भी क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। पंचमढ़ी, यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद हमारा सिंध घाटी सप्ताह की कला। देखो सिंध घाटी सप्ताह की कला, यहाँ से प्रश्न कई बनते हैं। जैसे सिंध घाटी कला में आपने देखा होगा कि यहाँ पर दिया है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लेकिन हमें सिर्फ हड़प्पा मोहनजोदड़ो ही नहीं पढ़ना है, इसमें मुझे कई चीज़ें देखनी है। जैसे कि हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, लोथल हो गया, रोजदी हो गया, रंगपुर हो गया, दोशल हो गया, दैमाबाद हो गया, माडा हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सुत्का गेडोर हो गया। तो ये चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि जैसे कि एक बार अभी क्वेश्चन पूछा गया कि
कि एक मानव नृत्य करते हुए मूर्ति हड़प्पा काल में कहाँ से प्राप्त हुई, तो मैं हड़प्पा देंगे, मोहनजोदड़ो देंगे, कालीबंगा, लोथल देंगे, तो हड़प्पा से। काशी की नृत्य करते हुए मूर्ति कहाँ से मिली है, ऑप्शन यहाँ पर कई होंगे। जैसे काशी की मूर्ति पूछेंगे तो हड़प्पा होगा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनवाली, अगर जो भी दिया जाए तो मोहनजोदड़ो से मिली है। जैसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन हमारे प्राचीन देवता कौन थे, तो इष्ट शिव भगवान थे। तो ये कहा जाए कि ये मूर्ति कहाँ से मिली है, तो अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो से एक विशाल मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये बाएं तरफ दो पशुओं का अंकन, दाएं तरफ दो, और दो पैरों के नीचे नृत्य करते हुए, तो एक विशाल, यानी कि अब देखा जाए कि गैड़ा भैंसा जो है बाएं तरफ और हाथी बाघ दाहिने तरफ और दो हिरन नृत्य करते हुए, तो पशु की संख्या थी 5। संख्या नहीं, संख्या 6 है, लेकिन पशु प्रकार पूछा जाए तो 5 है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया। फारस की मोहर कहाँ से मिली है, तो लोथल से मिली थी। यह भी प्रश्न आप देखा होगा, कई बार पूछा गया है। चावल के साच कहाँ से मिले, लोथल से मिले थे, यह भी प्रश्न आ चुका है। अब ऐसा एक पूरी सिंध घाटी सप्ताह में कौन स्थल है जहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर खुलते थे, वो भी लोथल से है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। कालीबंगा क्यों किस नाम से जाना है, काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। प्राचीन काल में अगर देखा जाए सुहाग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कालीबंगा को जाना जाता है। मित्रों याद रखना कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और 2 फसलों को एक साथ उगाने का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी यहाँ पर देखो ध्यान देना, अब ऐसा कौन सा स्थल है जिसका यानी 3 तरफ से दुर्गीकृत का यानी कि साक्ष्य प्राप्त होता है, तो धौलावीरा 3 तरफ से। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो जब पढ़ाया जाएगा आपको तो पूरा आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी आपको और चीज़ें, जैसे कि भारतीय चित्रकला के 6 अंक कौन कौन से हैं। जैसे जोगी मारा जो गुफा है ये छत्तीसगढ़ में है, इसके विषय में आपको पूरा बताया जाएगा। अजंता गुफा ये इसके विषय में बताया। बाघ गुफा है, बादामी गुफा है, बादामी गुफा इससे भी कई, ये दक्षिण भारत में है, एलोरा महाराष्ट्र में है। शीतल वासल ये भी गुफा बहुत पूछी जाती है। ये शीतल वासल के विषय में पिछले बार 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि यहाँ से प्रश्न आते हैं, कई प्रश्न आए हैं। तो शीतल वासल यह भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो शीतल वासल वाला तो यहाँ से भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साउथ की जो गुफाएं हैं, यहाँ ये साउथ की हैं दोनों। ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, और ये जो है बादामी ये कर्नाटक में है। ठीक है, बाघ ये एमपी में है, अजंता ये महाराष्ट्र में है, जोगी मारा ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। ये गुफाओं के विषय में मैं और हट के गुफाएं कुछ बताएंगे। ठीक है, तो कारण ये गुफाएं बहुत हैं, तो इनकी गुफाओं की संख्या में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद जैसे आपने देखा होगा कि भारतीय लघु चित्रकला, अब भारतीय लघु चित्रकला में क्या क्या पूछा जाता है, इसके विषय में भी अभी हम चर्चा करेंगे। भारतीय लघु चित्रकला, ठीक है, तो भारतीय लघु चित्रकला में जैसे दिया जैन, पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी। अब ये देखो यहाँ एक ये अलग शैली आ गई। पहले मुझे जैन और पाल और अपभ्रंश शैली के विषय में जानकारी, तो जैन चित्रकला में उसमें क्या क्या हुआ है इसके विषय में बताएंगे। पाल लोग वास्तव में देखा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित थे। पाल काल में वास्तव में चित्रकला पे बहुत महत्व दिया गया, यानी कि गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल, इनके समय चित्रकला पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो इसके विषय में भी हम आपको बताएंगे। राजस्थानी शैली, अब राजस्थानी शैली जो है इसमें जैसे बूढ़ी है, कोटा है, किशनगढ़ है, जयपुर है, ठीक है, जोधपुर है, इत्यादि के विषय में हमें बहुत अच्छे से बताना है। इनकी कौन कौन ये जैसे उपशैली हैं तो हमें पूरा उसके विषय में भी बताना है आपको। फिर इसके बाद मुगल काल की
चित्रकला। अब मुगल काल की चित्रकला का हमने पेपर सॉल्व करवाया था आपको, देखा होगा विगत वर्ष के जितने प्रश्न पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है ऐसे सारे प्रश्न हम करवाएंगे। तो जैसे अकबर, जैसे कि वास्तव में अगर देखा जाए, अब यहाँ पर सिलेबस के अनुसार अगर हम लोग चलेंगे तो क्वेश्चन बहुत गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिलेबस से थोड़ा सा हट के चलना है। जैसे कि अब यहाँ अकबर दिया है, लेकिन मुझे पढ़ना कहाँ से है, बाबर से पढ़ना है कि बाबर काल में वास्तव में चित्रकार आया, जिससे कि वहाँ पर चित्रकारी की शुरुआत नहीं, चित्रकार आए, लेकिन वास्तव में चित्रकारी की शुरुआत कहाँ से हुई, तो हुमायूं के समय हुई थी। हुमायूं के समय चित्रकला की शुरुआत हुई थी। न्यू हुमायूं के समय पड़ी थी चित्रकला की, लेकिन वास्तव में जब विकसित रूप हुआ है तो जहांगीर, चित्रकला का सर्वाधिक स्वर्ण काल कहा जाए तो जहांगीर के, लेकिन अकबर के काल में चित्रकला काफ़ी चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। लेकिन यहाँ पर तो चित्रकला का स्वर्णकाल हो जाता है, तो इस वजह से अकबर, यहाँ पर हमें हुमायूं को भी जोड़ना है, बाबर को भी जोड़ना है, ठीक है। और इसके बाद शाहजहां, शाहजहां के समय चित्रकला, यानी कि यहाँ पर देखा जाए कि चित्रकला का यहाँ तक तो ठीक रहा है, लेकिन जैसे औरंगजेब आता है, औरंगजेब ने ये खुद स्टेटमेंट दिया कि चित्रकला को इतना दफन कर देंगे कि इसको नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि औरंगजेब के समय जो चित्रकला की गई है उसमें जितनी चित्रकला इसकी है उसमें युद्ध लड़ते हुए चित्र ज़्यादा बने गए, ठीक है। यानी शिकार युद्ध करते हुए चित्रकारिता किसके समय, तो औरंगजेब के समय की है। पहाड़ी शैली, पहाड़ी शैली में हमें यहाँ पर भी कई चीज़ें देखनी है, जैसे कांगड़ा है, बसौली है, अन्य शैलियाँ हैं, इसके विषय में हमें बताना है आपको। यहाँ पर तो बहुत कम दिया है, अभी कई इसमें शैलियाँ हैं। फिर इसके बाद बंगाल शैली, बंगाल शैली और उसके कलाकारों जैसे कि अवेन्द्रनाथ ठाकुर, यहाँ से प्रश्न इतने बनते हैं कि पूछिए मत। बंगाल की जो शैली है यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अवेन्द्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, जिन्हें गीतांजलि में सबसे पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला और बहुत प्रसिद्ध हुए। कहा जाए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, वास्तव में देखा जाए चित्रकला में जब इनने प्रवेश किया, यानी कि रुचि इनकी आई, तो 67 ईयर्स में इन्होंने चित्रकला प्रारंभ की। और कहा जाए उस समय जब प्रारंभ की तो फिर इनने मुड़ के नहीं देखा और चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया चित्रकला को। यानी कि वास्तव में इनका बहुत बड़ा योगदान है रविन्द्रनाथ ठाकुर का, और उनके ये चाचा यानी कि अवेन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये चीज़ याद रखना, अवेन्द्रनाथ ठाकुर। नंदलाल बोस, अगर कहा जाए आधुनिक चित्रकला का अगर सबसे ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया तो अवेन्द्रनाथ ठाकुर। फिर नंदलाल बोस भी हैं। असित कुमार हल्दर, इन्होंने भी चित्रकला में काफ़ी बढ़ चढ़ कर रुचि ली। डीपी राय चौधरी, यहाँ पर भी कई प्रश्न बनते डीपी राय चौधरी के। और क्षेत्रेंद्र नाथ माजुमदार, यहाँ पर चित्रकला के विषय में काफ़ी चित्रकला के विषय में प्रश्न पूछे गए क्षेत्रेंद्र नाथ माजुमदार के। और क्षेत्रेंद्र माजुमदार ने, यानी कि कहा जाए कि चित्रकला में इतनी रुचि रखते थे और काफ़ी कुछ योगदान था अवेन्द्रनाथ ठाकुर का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अगला प्रश्न और देखिए जरा भाई, सिलेबस में क्या है। हाँ, दूसरी चीज समसामयिक चित्रकला और उसके प्रमुख कलाकार, जैसे यहाँ पर भी बहुत प्रश्न पूछा है, जैसे राजा रवि वर्मा। यहाँ राजा रवि वर्मा से आपने देखा होगा कि पिछले से पिछले एग्जाम में करीब 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से रख दिए गए। तो राजा रवि वर्मा से बहुत प्रश्न बनते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर, वास्तव में रविन्द्रनाथ ठाकुर जो थे, ये चित्रकला में 67 ईयर्स में प्रारंभ की थी और कहा जाए अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया रविन्द्रनाथ ठाकुर ने।
और गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, जनगण मन अधिनायक के रचयिता भी थे। और गगनेंद्र नाथ ठाकुर, ठीक है, इनका भी चित्रकला में काफ़ी कुछ रुचि थी। यामिनी राय, यहाँ से भी कई बार देखा होगा, 2-3 प्रश्न रख देते। अमृता शेरागिल, अमृता शेरागिल, इनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार देखा होगा। NS बेंदे और के हेबर, हेबर से तो पिछले बार जो एग्जाम हुआ उसमें 3 प्रश्न यहीं से रख दिए हैं। KS कुलकर्णी, यहाँ से भी कई प्रश्न पूछे गए। MF हुसैन, वास्तव में हुसैन काफ़ी प्रसिद्ध चित्रकार हुए, लेकिन हुसैन के विषय में थोड़ी से आप लोगों ने देखा होगा कि देवी देवताओं के जो चित्र बनाए और ऐसे चित्र बनाए, ये अपवाद स्वरूप कि उसके विषय में इनका काफ़ी मतलब इनकी आलोचना भी हुई है, MF हुसैन की। ठीक है, और इन्होंने फिल्मी दुनिया में भी काफ़ी बढ़ चढ़ के रुचि ली। ठीक है, तो ये चीज़ याद। हुसैन का KH आरा, KH आरा से भी प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चन गलत किया था। KH आरा के विषय में सब बताया जाएगा। कलाकार के तत्व, जैसे रेखा क्या है, आकार क्या है, वर्ण क्या है, तान क्या है, पौध क्या है, अंतराल क्या है, जब इनका बताया जाएगा तो पूरा एक एक करके समझाया जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो ये चीज़ें हैं। चित्र संयोजन के सिद्धांत, जैसे संयोग है, सामंजस्य है, संतुलन है। ठीक है, प्रभावितल है, अनुपात, परपेक्ष और उसका चित्रकला में महत्व, ये प्रश्न है। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस, ये आपका सिलेबस है। और सिलेबस से थोड़ा मुझे हट के चलना है, क्योंकि सिलेबस में तो आपने देखा होगा कि सिलेबस कभी पूरा नहीं, अभी इसमें सिलेबस में बहुत चीज़ें जोड़नी है। ठीक है, तो इसी के विषय में हमें थोड़ा आपको और बताना है। जैसे कि अब जैसे सिलेबस के विषय में थोड़ा समय बताना क्या है। जैसे वास्तव में कला, अब कला के विषय में देखो एक चीज याद रखना, और इतिहास, हिस्ट्री और आर्ट दोनों के ये, यानी कि हमें कैसे में पढ़ना है इसके विषय में। जैसे कला आप उठाते हैं, जैसे आपने उठाया राजस्थानी चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला। अब जैसे राजस्थानी चित्रकला अगर उठाते हैं तो राजस्थानी के बाद आपको तुरंत पहाड़ी चित्रकला पढ़ना है। देखो राजस्थानी चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला जब पढ़ेंगे तो दोनों में हमें अंतर ढूंढना है। यहाँ पर क्या क्या अंतर है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे समसामयिक चित्रकला है, जो समसामयिक में है, जैसे जितने चित्रकार हुए हैं उनको अगर हम पढ़ रहे हैं तो समसामयिक के साथ साथ समसामयिक चित्रकला, तो समसामयिक चित्रकला जब हम पढ़ेंगे इसके बाद हमें तुरंत बंगाल चित्रकला उठाना है। क्या उठाना है? बंगाल के चित्रकला, चित्रकार। ठीक, तो बंगाल के जब ये दोनों उठाएंगे, इसी के बाद हमें जैसे जैन पढ़ना है, जैन धर्म की चित्रकला, तो तुरंत हमें बौद्ध धर्म की चित्रकला पढ़नी है। क्या पढ़ना है? बौद्ध धर्म की चित्रकला। तो जैन बौद्ध धर्म की जब पढ़ेंगे तो दोनों का देखो अंतर मिलता जाएगा आपको, ठीक है। और जब हमें प्राचीन काल, जैसे कि अभी प्राग ऐतिहासिक से हमें चालू करना है,
प्रयाग ऐतिहासिक से चालू करना है, सिंधु घाटी सप्ताह चलाएंगे, फिर इसके बाद वैदिक काल। ठीक है, तो प्रयाग ऐतिहासिक काल में चित्रकला में जैसे हमने बताया था मिर्ज़ापुर है ना, और मिर्ज़ापुर से क्या क्या पूछा गया है, यहाँ से भी हाथी गुफा अभिलेख से वहाँ से भी बताएंगे क्या है। सिंधु घाटी उठाएंगे तो सिंधु घाटी में सिर्फ मोहनजोदड़ो हड़प्पा से नहीं बताना है, जितना पूरा है उसको पूरा विधिवत बताया जाएगा। वैदिक काल में है, वैदिक काल से भी कई प्रश्न बनते हैं, जैसे वेद से भी पूछ दिया जाता है। जैसे वेद से अक्सर देखा हो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब वेदों में वेद यानी कि अब इसमें यहाँ पर कई प्रश्न देखा होगा कि वेद में भी पूछा गया कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया, अभी पिछले बार पूछा गया है, तो कौन सा था? यजुर्वेद था। कौन सा वेद जो है सबसे महत्वपूर्ण वेद माना गया था? तो अथर्ववेद है। कौन वेद सबसे प्राचीन? तो ऋग्वेद है। किस वेद के 10 मंडल हैं? तो ऋग्वेद के कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। अब ये पूछ दिया जाएगा कि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, तो किस मंडल में 4 जातियों को उल्लेख हुआ है? तो 10वें मंडल में हुआ था, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ था। यह भी पूछा जा चुका है। किस वेद में विश्वामित्र का उल्लेख हुआ है मंडल में? ठीक है, तो 3रे मंडल में हुआ। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में हुआ है? 3रे मंडल में हुआ है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। किस में अयोध्या का उल्लेख हुआ है? तो अथर्ववेद में हुआ है। अंग का उल्लेख किस में हुआ? तो अथर्ववेद में हुआ है। मगध का उल्लेख किस में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है। तो ऐसे कई चीजें हैं जो यहाँ पर वैदिक काल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वैदिक काल में एक देखा होगा प्रश्न अक्सर बनता है कि वैदिक काल में महिलाओं को स्वयंवर प्रथा, यानी कि देखा जाए स्वयंवर प्रथा वैदिक काल की देन थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रश्न कई वैदिक काल से भी बनते हैं। अब जैसे गुप्त काल में तुमने देखा होगा कि गुप्त काल से कई प्रश्न बने हैं। जैसे भीतर गांव का मंदिर जो था वो भी पूछा गया है, भीतर गांव का मंदिर। ठीक है, तो भीतर गांव का मंदिर ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर था। ईंटों द्वारा निर्मित पहला मतलब ईंटों से निर्मित मंदिर पहला भीतर गांव का था। और देखा होगा कि दशावतार मंदिर ये कहाँ पर? ललितपुर झांसी में। ये भी मंदिर के विषय में आपको यहाँ कला में पूछा गया है। ठीक है, मठों का निर्माण कब हुआ है? मठ कब बने थे? तो मठ मतलब अगर मठ की बात करेंगे तो ये बौद्ध धर्म से हैं, और ये अगर देखा जाए तो कनिष्क समय मठों का निर्माण होने लगा। लेकिन मंदिरों का निर्माण पूछा जाए तो मंदिर बहुत लोग क्या कर देते हैं कि वैदिक काल से या सिंधु घाटी सप्ताह से लगा दे, लेकिन नहीं मित्रों, याद रखना कि मंदिरों का सबसे पहले श्री गणेश कब हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में सबसे पहले मंदिर बनना प्रारंभ हुआ, और उस समय शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त था। अब ये कहा जा महाकालेश्वर, यानी कि महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर है, तो वो किसके समय बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय वो भी मंदिर बना था, जहाँ पर उसके 9 रत्न रहते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो गुफाओं जैसे हाथी गुफा अभिलेख, अब हाथी गुफा अभिलेख भी पूछा गया है कि किसका था? तो खारवेल का था। हाथी गुफा अभिलेख में देखा होगा कि भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है। सबसे पहले अगर भारतवर्ष की बात करते हैं किसमें हुआ? तो हाथी गुफा अभिलेख में हुआ है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। मौर्य काल में अशोक के अभिलेख, ऐसा कौन एक इतिहासकार था जिसने अभिलेखों के द्वारा इतिहास लिखा? अभिलेख के द्वारा उसका जानकारी मिलता है। तो अभिलेख सबसे पहले अगर देखा जाए अभिलेख, तो यहाँ पर अपना इतिहास ही उसने लिखा था अशोक ने अभिलेखों के द्वारा। तो इतिहास यह ध्यान देना कि अशोक को लगाएंगे, लेकिन अशोक ने प्रेरणा किसी से तो ली होगी, तो वो दारा से ली थी। तो दारा जो था प्रथम, उससे ये प्रेरणा लेकर अशोक ने अभिलेखों का प्रचलन चालू किया था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, अभिलेख अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अभिलेख के विषय में अगर कभी भी जानकारी अगर सही विधिवत मिलती है तो अशोक के समय मिलती है। ठीक है, तो देखो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि इतिहास आप इतना अच्छा करिए, इतना अच्छा करिए कि वहाँ से प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि इतिहास की समस्या लोगों की रही है। ठीक है, गलत होने के वहाँ से हम एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। दूसरी चीज़, कला बहुत आसान है, बहुत रुचिकर है।
जब हम पढ़ाएंगे तो कला एज ए कहानी के टाइप में पढ़िए। जैसे कांगड़ा की पूरी कला बताएंगे कि एक राजा हरिश्चंद्र था, उसके विषय में पूरी कहानी बताई जाएगी कि अपने सिपाहियों के साथ जब सैर कर रहा था, और जब सिपाहियों के साथ सैर करते हुए जब पीछे रह जाता है ये, और एक कुएं में गिर जाता है, और सिपाही जब आगे भटक जाता था ना, और कुएं में गिर जाता, और बाद में मालूम है उनके सिपाहियों ने ये समझ लिया कि राजा को बहुत खोजबीन की गई, तब राजा नहीं मिले, और इसके बाद राजा जीवित था। राजा कुएं से निकाल लिए जाते हैं, और एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनका फिर केयर होती है, देखभाल होती है, और बाद में वो जब सही होते हैं, सही होने के बाद जब अपने साम्राज्य जाते हैं तो मालूम भाई उनके भाई का राज्याभिषेक हो चुका है। फिर इसके बाद वो एक नवीन अपने राजवंश की नींव डालते हैं। इसके विषय में पूरा बताया जाएगा विधिवत। तो ये देखो कला एज ए कहानी टाइप में अगर पढ़ेंगे तो कला कुछ है नहीं, ठीक है। और इतिहास से ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। जैसे हमने बताया था मुगल काल की चित्रकला के विषय हमने एक दिन आप लोगों को थोड़ी से हमने टिप्स दी, तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कारण ये वहाँ से प्रश्न आपने देखा हो ज़्यादातर पूछे जा रहे हो गलत भी करते हैं, ठीक है। तो उसके विषय में हमने बताया था। अभी हमें लोगों को मुगल काल के कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम कल क्वेश्चन भी कराएंगे, और हम लोग यानी कि प्राग ऐतिहासिक की चित्रकला से शुरुआत करेंगे। इसमें विगत वर्ष में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके विषय में पूरी जानकारी देनी है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, कला कभी भी उठाना, जैसे कला कभी भी उठाओ तो कंपैरिजन करके जरूर पढ़ना। जब ये अगर आप करेंगे तो आप समझो कला में बहुत अच्छा करेंगे। जैसे कि कभी भी राजस्थानी उठाओ तो हमने तुरंत कहा पहाड़ी चित्रकला पढ़ो, ठीक है। अब जैसे इतिहास में कोई भी एक पोर्शन उठा रहे तो दूसरा एक कोई कंपैरिजन में उठा लेना। रिवीजन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी चीज़, प्रश्न विगत वर्ष में कैसे पूछे गए हैं तो उसको अगर आप देखेंगे तो आपको एक ट्रेंड मिलेगा कि हाँ क्वेश्चन पूछने का ढंग क्या है। जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे तब तो फिर दिक्कत आएगी। तो क्वेश्चन इसी वजह से हमने प्रयास ये किया है कि सिलेबस के जो हम बताए हैं उसके सिलेबस के अनुसार ही हमें पेपर सॉल्व करवाने हैं, और विगत वर्ष में जो प्रश्न आए हैं उनको तो कराएंगे, लेकिन जो संभावना बनेगी कि आगे जो परीक्षाएं लगी हैं कैसे प्रश्न बनेंगे वो भी हम एक मॉडल पेपर लेके आया करेंगे कि हाँ उसमें भी कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना वो भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कला के विषय में बताएंगे। और वास्तव में देखा जाए कला का अगर सही से पढ़ा जाए तो पर्याप्त 1.5 माह पर्याप्त है आपके लिए। 1.5 माह पर्याप्त है, और 1.5 माह में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग प्रयास करिए कम से कम 6 से 7 घंटे कला पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रयास हम ये करेंगे कि आपको जो कला की अच्छी अच्छी टिप्स हैं वो देंगे, और कला का ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये चीज़ें हम सब बताएंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं, अभी पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल से जो प्रश्न पूछे गए हैं इसके विषय में हम पूरा बताएंगे। जैसे प्रागैतिहासिक उठाएंगे तो उसमें वैदिक काल भी हम जोड़ेंगे, सिंधु-घाटी सभ्यता, ये सब जोड़ते हुए इसको बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बताएंगे, फिर इसके बाद जो कला से और संबंधित हैं वो चीज़ें, कुछ अच्छी टिप्स वो भी देंगे। मिलते हैं हम लोग अभी, तुरंत पेपर सॉल्व करवाएंगे, उसके विषय में बताएंगे। अरे इसको बंद करो।